ये जो सेकेंड वेव आई है इसमें पहले के मुकाबले सिम्टम्स काफी चेंज हैं। एक तरह से जिस तरह से हमने पहली वेव को देखा था और जिस तरह से ये सेकेंड वेव बिहेव कर रही है कि पहली वेव में तो हमको कहीं पे भी ऑक्सीजन की कमी वगैरह की खबरें भी बिल्कुल नहीं आई थी। सैनिटाइजेशन, मास्क, हैंड क्लीनिंग और एक डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल वाज सफिशिएंट। लेकिन ये जो सेकेंड वेव में अचानक से लंग्स इतनी जल्दी इन्फेक्ट हो जा रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता। जब तक वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, पहले ये सिम्टोमेटिक होते हैं, फिर हॉस्पिटलाइज होते हैं, तब तक पता चलता है कि 65% 75% लंग इन्फेक्ट हो गया है। और उसके बाद फिर शुरू होती है ऑक्सीजन की किल्लत, क्योंकि इतने सारे एक साथ इतने सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए रेडी नहीं था। एक्चुअली किसी भी कंट्री का इतने लोग अगर बीमार पड़ने लगे तो शायद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा ही जाएगा। तो हाउ व्हाई इज दिस फर्स्ट आई मीन सेकेंड वेव जो कोरोना वायरस है ये फर्स्ट वेव से इतना डिफरेंट हो गया? क्या वायरस इतनी जल्दी म्यूटेट होते हैं? Definitely, madam. Actually, the problem happened between the 4 months when we had मतलब हम लोग जो पीक पे थे सितंबर में, अब उसके बाद पीक धीरे धीरे कम हुआ, तो लोगों के मन में एक आई वुड से काइंड ऑफ एक आशा डेवलप हो गई कि अब ये वायरस निकल जाएगा कंट्री से। थोड़ा कॉम्प्लिमेंसी आ गई थी, लोग थोड़ा सा आई वुड से काइंड ऑफ थोड़ा रिलैक्स हो गए थे अपने मतलब जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसको हम लोग बोलते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में, जहाँ पे हम लोग एसएमएस फॉलो करना, जहाँ पे जो बहुत सारे लोग जमा होते हैं एक जगह पे, वो चीजें अवॉइड करना, स्पेशली जो मास मतलब जो जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ आ सकते हैं, जैसे शादियां है, मंदिर है, मस्जिद है, सब जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ आ सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिमेंसी में हम लोग थोड़ा कम पड़ गए। उसके कारण क्या हुआ कि जो वायरस जो है वो नोन है म्यूटेट होते हैं, जैसे फ्लू वायरस, आप पता ही होगा हर साल हम लोग को फ्लू वैक्सीन लेने को डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, बट हर बार वो वैक्सीन नया ही मिलता है। क्यों? क्योंकि हर बार उसका म्यूटेशन होता है, कहीं ना कहीं उसके चेंजेस होते हैं। आप इतने सारे बार स्वाइन फ्लू का नाम सुने, बट स्वाइन फ्लू एवरी टाइम इज नॉट द सेम विच यू हैव सीन इन 2009। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर उनको चांस मिलेगा तो वो तो म्यूटेट करेंगे ही। और जैसे ये सेकंड वेव में वही चांस वायरस को मिला, और एक नहीं बल्कि आप अगर सुनेंगे तो देर आर मल्टीपल म्यूटेंट्स, आई वुड से काइंड ऑफ एन नंबर, वो तो हम लोग काउंट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो कॉमन वेरिएशन जो हुआ, एक यूके वेरिएंट हुआ, जो स्पेशली सेकंड वेव जो यूके में हुआ, वो सेकंड ब्राजील वेरिएंट हुआ, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट हुआ, और अपने यहाँ पे जो हुआ उसको हम लोग इंडियन वेरिएंट बोलेंगे। बट इंडियन वेरिएंट सिर्फ इंडियन वेरिएंट नहीं, ट्रिपल म्यूटेंट है। तो उसका जो प्रॉब्लम है वो इन्फेक्टिविटी है, और इन्फेक्टिविटी इतना ज्यादा होने के कारण जैसे जो प्रसार है इनडायरेक्टली, जो स्प्रेड ऑफ द डिसीज है, ये बहुत ज्यादा हो गया। जैसे अगर एग्जाम्पल मेरे जो लास्ट ईयर आप देखेंगे तो घर में एक आधा कोई अगर बाहर से आता है और इन्फेक्ट होता है, तो वही इन्फेक्ट होता था ना, बल्कि पूरा घर। लेकिन ये बार ऐसा नहीं है, आप अगर कोई भी एक फैमिली अगर पूछेंगे तो पूरा फैमिली टू फैमिली अफेक्टेड है। दैट मीन्स दिस नंबर हैज बिकम सो लार्ज बिकॉज ऑफ दिस लार्ज इन्फेक्टिविटी, which maybe I would say kind of started with the starting of फेब, लाइक जैसे अमरावती और विदर्भ में ये जो चालू हुआ, उसके बाद ये जो स्प्रेड है वो ऑलमोस्ट एवरी इंडिया में स्प्रेड होता गया। द प्रॉब्लम ये क्यों लंग पे अफेक्ट हुआ, उसका रीजन भी म्यूटेशन है। बिकॉज इनिशियली क्या होता था कि जो वायरस है वो नेजोफेरिंग्स में या फेरिंग्स में थोड़ा टाइम के बाद दे यूज्ड टू अफेक्ट द लंग्स, तो उतना टाइम बॉडी को मिलता था रिकॉग्नाइज करने के लिए, या उसका टेस्टिंग वगैरह, या जो चीजें हम लोग अगर सुनते हैं कि वो जो अर्ली डिटेक्शन लेके। लेकिन ये जो ट्रिपल म्यूटेंट है ये डायरेक्टली लंग्स को अफेक्ट करता है, स्पेशली आई वुड से काइंड ऑफ अडल्ट्स। अभी भी इतना लकी हम लोग पीडियाट्रिशियन एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट वी डोंट गेट दैट काइंड ऑफ लंग इन्वॉल्वमेंट इन चिल्ड्रन डायरेक्ट कोविड। बट डेफिनेटली एडोलेसेंट जो अगर 12 साल के ऊपर है तो कभी कभी अडल्ट जैसा बिहेव करते हैं, तो उनके उनके इसमें लंग इन्वॉल्वमेंट ज्यादा मिलता है। बट ज्यादातर जो अडल्ट है इनको डायरेक्ट क्यों हो रहा है, इसका रीजन है इन्फेक्टिविटी एंड स्प्रेडेबिलिटी, दोनों भी। ये जो वायरस है नया, और यही वायरस के कारण थोड़ा सा दिक्कतें ऐसी हो गई, भले सरकार की इसमें टोटली गलती नहीं है ऐसा नहीं है, बट सबकी प्रॉब्लम ऐसा है कि टोटल नंबर इतने ज्यादा बढ़ गए कि जो 1 लाख 2 लाख पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो सडनली 4-5 लाख पॉपुलेशन को नहीं था। इसके कारण आपको ऑक्सीजन की कमियां, दवाई की कमी, और बहुत सारी चीजों की कमी जो हम लोग
आई वुड से काइंड ऑफ एम्बुलेंस मिलना भी कठिन हो गया था बीच में, एक महीने पहले। इतना डॉक्टर, सारे। ये जो जो सेकेंड वेरिएंट है, क्या ये बच्चों को भी इतनी ही सिवियरिटी से हाँ जी, अफेक्ट कर रहा है? सीवरिटी से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अफेक्शन तो डेफिनेटली ज्यादा है एज कम्पेयर टू लास्ट वेव। ये वेव में बच्चे ज्यादातर अफेक्टेड दिख रहे हैं। जैसे अगर हम लोग देखेंगे, जैसे पहले के ओपीडी में एक दिन में एक या दो पेशेंट ऐसे देखते थे कि जैसे हाँ चलो इनके घर में किसी को अडल्ट को कोविड है, इसलिए बच्चे को सिम्टम्स आ रहे हैं करके। लेकिन एक बार ऐसा नहीं, इसमें तो काफी तादाद में जैसे फुल फैमिली इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस आर गेटिंग अफेक्टेड। But luckily, the children are not getting severe disease, I would say, kind of a thing. Still, we are like our fingers are crossed because mostly children में during illness कुछ नहीं होता है। जो आप जैसा जानना चाहते हैं कि पोस्ट इलनेस थोड़ा सी दिक्कतें रहते हो सकती है, जिसको हम लोग एमआईसी बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा। तो एमआईसी में क्या होता है? इसके बारे में बहुत बात की जा रही है, लेकिन ये क्या पोस्ट कोविड सिम्टम है, मतलब कोविड होने के बाद होता है? ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। एमआईसी ऐसा ये अननोटिस या अनडायग्नोज कंडीशन पहले भी नहीं था। उसको हम लोग इनडायरेक्टली हमारे लैंग्वेज में कावासाकी सिंड्रोम बोलते थे, जो काफी सारे बच्चों में पहले भी होता था। फिर हमने इसमें डेंगू में देखा, अभी ये तो फर्स्ट एपिडेमिक नहीं है बच्चों में। इसके पहले से कई सारे एपिडेमिक आके गए हैं। जैसे फ्लेप्टो का एपिडेमिक हमने देखा बॉम्बे में 2005 में। फिर डेंगू का तो काल हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आता है। फिर फ्लू का एपिडेमिक आया। बट ये सब पोस्ट वायरल, ये जो वायरसेस रहते हैं, ये कुछ ना कुछ बॉडी में जो रिएक्शन करते हैं, जिसको हम लोग एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। और ये एंटीबॉडी जो है, ये एक्चुअली इन्फ्लामेशन का काम करते हैं कभी कभी बॉडी में, जिसको हम लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं हाइपर इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम। तो एमआईसी में क्या होता है, बेसिकली जो अपने एंटीबॉडी है, ये अपने बॉडी के अगेंस्ट हो जाते हैं, और उसके कारण कुछ ऑर्गन्स के ऊपर उसका बुरा असर दिखता है। स्पेशली लीवर है, हार्ट है, लंग्स है, और हम लोग जैसे स्किन के ऊपर, जिसको सिम्टोमेटिकली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। बट एमआईसी नथिंग बट ये जो है, ये बॉडी का रिएक्शन है अगेंस्ट वायरसेस विच अल्टीमेटली डैमेज आवर ओन बॉडी, जैसे ऑटो इम्यून फिनोमिना बोलते हैं हम लोग इसको। बट एक ओके। अभी के स्टेज में थोड़ा सा फर्क ऐसा है कि पहले ये जो डेंगू में बोलिए या टाइफाइड में बोलिए या कावासाकी, ये क्या होता था कि कुछ डिसीज होने के थोड़े दिन के बाद होता था। अभी थोड़ा सा क्या हो रहा है ना कि ड्यूरिंग इलनेस ही का ये जो एमआईसी दिखता है 2-3 दिन के बाद, कोविड होने के बाद, या फिर 2 to 3 weeks ऑफ द ड्यूरेशन। ये ऐसे दोनों कंडीशन हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है डॉक्टर कि वो आपको अगर वो 12 साल से कम है तो वो खुद में इतने मग्न रहते हैं कि शायद वो ये बता नहीं सकते कि मेरा टेस्ट चेंज हो गया है, या मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आई एम फीलिंग टायर्ड, या फिर ऐसे कुछ आके वो बता नहीं पाएंगे, या फिर आई हैव लॉस्ट द एपेटाइट, और या फिर मुझे फीवर। फीवर तो खैर वी कैन डिटेक्ट, पर अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि दे आर कोविड पॉजिटिव, और उनसे फिर पूरे फैमिली को भी हो सकता है? तो ये हाँ जी। कैसे पता चलेगा ये? ड्यूरिंग में एपिडेमिक एक तो चीज सब लोगों को जानना चाहिए कि कोई भी फीवर अगर 100 के ऊपर डॉक्यूमेंट होता है, तो डेफिनेटली दैट पर्सन हैज टू बी आइसोलेटेड। भले वो चिल्ड्रन हो, अडल्ट हो, कुछ भी हो। तो प्रॉब्लम क्या होता है, लोग मानने को तैयार नहीं होते कि मुझे कोविड है। तो स्प्रेड क्यों होता है, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग आउट ऑफ द होम, तो वही बच्चा अगर जा रहा है, वही अडल्ट अगर काम पे जा रहा है फीवर को साथ लेके, तो ये फैलता ही और फैलने वाला है आगे जाके भी। तो इसलिए आप लोग को रोकथाम करना जरूरी है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, कोई भी बच्चा अगर इल है या बीमार है, तो फर्स्ट थिंग पेरेंट हैज टू डू इज आइसोलेशन, स्पेशली फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि पेरेंट्स को भी अभी हो रहा है, बट ग्रैंड पेरेंट्स अभी भी ज्यादा अफेक्टेड है, बिकॉज दे आर वर्नेबल बिकॉज ऑफ देयर कोमॉर्बिड कंडीशंस। सो फर्स्ट थिंग वो करना है। सेकंड, डिटेक्शन जो है, रैपिड डिटेक्शन, ये डिपेंडिंग अपॉन द अपना। जनरली हम लोग जैसे अगर पीरियडिशन है तो क्या करते हैं, फर्स्ट 48 आवर्स फीवर मॉनिटरिंग करने के बोलते हैं। अगर आपका फीवर डेफिनेटली ज्यादा है और आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोविड है, जैसे किसी कांटेक्ट में है, तो डेफिनेटली कोविड टेस्ट करना ही है। कोविड आपको दो तरीके से कर सकते हैं, एक एंटीजन कर सकते हैं और एक आरटीपीसीआर कर सकते हैं, इजीली जो अवेलेबल है। एंटीजन अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव मान के चलना पड़ेगा, उसके लिए रिपीट दोबारा आरटीपीसीआर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एंटीजन इज 100% स्पेसिफिक टेस्ट है। मतलब होता है, मतलब होता ही, उसमें अगर हो गया मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही है। तो तो फिर ये प्रॉब्लम इज आरटीपीसीआर सेंसिटिव। पहले क्यों ऐसा बोला गया था कि एंटीजन करा, ठीक है वो तो तुरंत आ जाता है,
लेकिन आरटीपीसीआर ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है और हाँ बता जी, हाँ जी, सकता है एटी जब। 80% सेंसिटिव है, बट प्रॉब्लम क्या है, आरटीपीसीआर का टाइम ड्यूरेशन एक 24 आवर्स मिनिमम लग जाते हैं रिपोर्ट आने में। सेकंड इम्पोर्टेंट, अगर आपको स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है और आपका एंटीजन नेगेटिव है, रैपिड एंटीजन नेगेटिव टेस्ट है, तो देन वी कैन गो फॉर द आरटीपीसीआर। बट अगर आपका एंटीजन पॉजिटिव, तो उसका आरटी मतलब अपना रिसोर्सेस जो लिमिटेड है ऑलरेडी इंडिया में, उसको हम लोग वेस्ट नहीं करना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, बार बार आरटीपीसीआर करवाते जा रहे हैं, 5वें दिन, 10वें दिन, 15 दिन में नेगेटिव है, उसकी जरूरत है नहीं आपको। बिकॉज वंस यू आर क्रॉस 10 days or 15 days, you are, even though your RT-PCR is positive, you are not infected to others. अंडरस्टैंड? तो ये सिर्फ जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग रेस्ट्रिक्शंस है, आपको जाना है तो वहीं पे करना चाहिए रिपीट। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि दोबारा रिपोर्ट करने से कोई फायदा होता है। डेफिनेटली एंटीजन अगर आपका निगेटिव है, लेकिन आपको सस्पिशन ज्यादा है कि नहीं भाई कोविड है, तो आप आरटीपीसीआर जरूर करा लीजिए। डॉक्टर, ये कितने छोटे बच्चों को हो सकता है? क्या ये सिर्फ 12 साल से बड़े बच्चों को हो रहा है या फिर जो जस्ट बॉर्न बेबीज हैं उनको भी हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली कोविड इज अ वायरस, सो इट कैन अफेक्ट एनीवन फ्रॉम द 0 to any एज। सो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि इन्फेक्टिविटी जो है जीरो मतलब, वो सब सॉरी में है, लेकिन सॉरी टू ऑलमोस्ट कट न्यू यू, बॉर्न या सॉरी पेरीनेटल इन्फेक्शन भी नोन है। जैसे अगर माता को सपोज आरटीपीसीआर है और बर्थ होता है उसका, तो वन बेबी डे 1 डे 2 पे भी उनका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ सकता है, बट वो सिम्टोमेटिक हो गया ऐसा नहीं है। तो कुछ बच्चों में, मैं ऐसे एक एग्जांपल आपको बोलता हूँ कि आउट ऑफ 100 अगर बेबीज लेंगे, तो उसमें से 5% बेबीज कैन हैव दिस कॉम्प्लिकेशंस। ओके, आउट ऑफ दैट, इसमें न्यूनेटल में आता है, जिसको हम लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं कि ये जो है फीटल इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम है। फीटल मतलब क्या, ड्यूरिंग और आफ्टर द बर्थ इमीडिएटली। तो ये इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम हो गया। बड़ों में क्या होता है, जैसे आफ्टर सम टाइम ऑफ फीवर और मे बी 2-3 वीक्स, उसको हम लोग मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये जो नंबर्स है वैसे ये काफी कम है। तो वी शुड नॉट वरी कि हर बच्चे को अगर कोविड हो गया मतलब हर बच्चे को एमआईसी होगा, ऐसा नहीं है। और हर एमआईसी में भी सब लोग कॉम्प्लिकेशन होगा, ऐसा भी नहीं है। बिकॉज ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ जो इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम्स है वो भी माइल्ड ही है। आउट ऑफ दैट, दोज आर नॉट बीन डिटेक्टेड अर्ली, जैसे हम लोग बताया कि कुछ 5 साइंस सिर्फ याद रखिए आप। अगर आपका फीवर किसी को रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, आपका रैश है बॉडी पे, आपकी आंखें लाल है, डिफरेंट कुछ साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। मतलब क्या होता है कि आपका कंजक्टिवाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन है, तो आपका साइंस है वो तो। और सबसे इंपॉर्टेंट है पेन इन एब्डोमेन वोमिटिंग, जो स्ट्राइकिंग फीचर्स है, उसका रीजन क्या है कि वो जो इंटेस्टाइन्स जो है, वॉल है, उसको इश्चेमिया होता है, तो इनडायरेक्टली पेन होता है। और फिफ्थ और फोरमोस्ट आपका अनवेलनेस। बिकॉज अगर नोई नॉर्मल वायरस होता है तो बच्चा इन बिटवीन आपका नॉर्मल रहता है दो फीवर के बीच में। लेकिन ये जो एमआईसी हो गया या ऐसी जो बीमारी है, आपका बेबी नॉर्मल नहीं रहेगा, ही विल बी वीक, उसको खाना पीना पसंद नहीं आएगा, वो बोलेगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो चीज है, ये अलर्ट रहना चाहिए पेरेंट्स को। बिकॉज ये कोई टेस्ट नहीं कि चलो भाई ये देख लिया इसको एमआईसी है, ऐसा कोई नहीं, वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा अगर आप कंसल्ट करते हैं। लेकिन ये 5 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए पेरेंट्स। ओके। तो ये चीजें सिम्टम अगर मतलब पहले तो बच्चों को बाहर नहीं भेजें और उसके बाद अगर कहीं से अगर लग रहा है तो ये सिम्टम्स ध्यान में रखें कि आंख लाल यस, नहीं यस। है और खाने की चिंता की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है या फिर वो बिल्कुल सुस्त सा है, तो ये सारी हाँ जी, हाँ जी। चीजें ध्यान में रखने के लिए। बिकॉज नॉर्मल वायरस में क्या होता है, कैसा होता है कि आपका बेबी जब इवन फीवर ज्यादा भी रहता है, तो लेकिन इन हम्म बिटवीन फीवर वो खेलते रहते हैं जैसे नॉर्मल रहता है। हम्म बिकॉज वो तो हम्म। बोल नहीं पाएगा, उसके साइंस एंड सिम्टम्स हम लोग को डिटेक्ट करने पड़ेंगे। तो अलर्ट पेरेंट्स कैसा करेंगे, डरेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। अंडरस्टैंड? क्योंकि देखिए, डर जो है ना, ये तो सबके मन में है डेफिनेटली, लेकिन जो सही पेरेंटिशिप सीखते हैं वो क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि कोई से पेरेंट बोलते हैं कि नहीं मुझे डे 1 पे सब कुछ करना है, वो भी सही नहीं है। और कोई बोलते 7-7 दिन तक वेट करना है, वो भी सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो मिडल पाथ है कि आपका बेबी नॉर्मल बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले जैसा है या नहीं है, ये सब चीजें मॉनिटर करनी है। फीवर डजेंट मैटर, 105 बुखार मतलब वो कोई डेंजरस है ऐसा भी नहीं है, और 100 फीवर है वो मतलब माइल्ड ऐसा भी नहीं। 105 वाले जो अगर सपोज कोई वायरस सॉरी, दिस ऑडियो इन्फेक्शन है तो दूसरे दिन तक ठीक हो जाते हैं। ओके ओके ओके। दूसरी चीज जो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर ऐसा कोई सिम्टम है तो क्योंकि अभी काफी क्लिनिक्स में ले जाना थोड़ा इन्फेक्शन का डर हर एक पेरेंट के मन में है कि क्लिनिक में लेके जाएं और
इन्फेक्शन ना हो जाए। तो पहली तो चीज कि क्या ये सारे, अगर किसी को ऐसा सिम्टम होता है तो आई डोंट नो कि बच्चों को आइसोलेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो छोटे बच्चे हैं तो आइसोलेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले जो हम एडवाइस नहीं करते सर, हैं। मैडम आपने सही बताया कि प्रॉब्लम। हाँ जी। जी हाँ, नहीं आप बोलिए। तो आइसोलेशन तो कर नहीं सकते, तो कैसे हाँ, आइसोलेशन का इशू कैसा होता है मैं बताता हूँ कि आइसोलेशन बच्चों में करना इसलिए डिफिकल्ट है बिकॉज इमोशनली वी आर अटैच। फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग से एक्चुअली, मैं एक नॉर्मल पेरेंट हूँ, तो मेरे से ज्यादा मेरे बच्चों का ग्रैंड पेरेंट के साथ ज्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता उनके साथ बिताने के लिए जितना ग्रैंड पेरेंट्स को मिलता है। बट ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं अभी के दौर में, ये थोड़ा सा हम लोग को सबको ही इन्फोर्स करना पड़ेगा, नॉट ओनली टू द पेरेंट। जो अगर बेबी सिक लुकिंग है, दिक्कत है उसकी, तो हम लोग को जनरली जैसे हम लोग पहले से वही फॉलो करते हैं कि फर्स्ट 24 आवर्स सी द चाइल्ड हाउ इज बिहेविंग, उसका फीवर कितना है, कैसे मॉनिटर कर रहे हैं। अभी सबको तो पैरासिटामोल पता ही है, और आप पहले दिन आएंगे डॉक्टर के पास तो वो भी पैरासिटामोल ही देने वाला है, क्योंकि नो बडी विल गिव एन नंबर ऑफ मेडिसिन टू चाइल्ड, आई शुड नॉट बी गिवन आल्सो। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि जब बच्चा सिक है या फीवर है इसको, तो एटलीस्ट जहाँ पे ससेप्टेबल पॉपुलेशन से उसको दूर करना पेरेंट्स का काम है। भले माँ के साथ वो रह रहे एक रूम में, कोई बात नहीं है, वो मॉनिटर करे उसको, जो भी दवा पानी वो जो भी करे। और आपको लगता है कि नहीं भाई दूसरे दिन बच्चा ठीक है, आपका सब कुछ ओके है, यू वेयर अ मास्क फॉर द ग्रैंड पेरेंट्स, यू वेयर अ मास्क फॉर द पॉसिबल, अगर बच्चे को हो सकता है। बिकॉज 1 साल का बच्चा भी अभी एकदम कंफर्टेबली मास्क पहनता है मैडम। ऐसा नहीं कि पहले जैसा क्या था कि मास्क पहनना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बट कई सारे जो अभी हैंकी पैंकी कलरफुल मास्क है, थोड़ा सा बच्चे भी उसको लाइक करते हैं। तो अगर हो सकता है तो आई एम नॉट, डब्ल्यूएचओ ने बोला कि ठीक है 2 साल के नीचे उतना जरूरत नहीं है अगर बच्चा अगर नहीं पहनना चाहता है, बट स्टिल इफ पॉसिबल ही इज सिक लुकिंग, ही इज कॉफिंग, बेटर टू वेयर द मास्क। ओके, दूसरी चीज जो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर इसमें वैक्सीनेशन, अगर बच्चा छोटा है, अंडर 1 ईयर है, तो उसमें बहुत सारे वैक्सीनेशन स्केड्यूल होते हैं। और तो उस वैक्सीनेशन स्केड्यूल को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्लिनिक्स या तो बंद है और या फिर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो आपको लगता है कि बाहर जाके शायद इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, स्पेशली मदर चाइल्ड बोथ। तो ये एक पहला क्वेश्चन है। और दूसरा जो मैं एक और चीज पूछ रही हूँ, जब आप बोल रहे थे कि मदर के साथ तो रहना ही, अगर बच्चा छोटा है और ही इज डेवलप्ड सिम्टम्स एक्सेट्रा, तो उसको तो मदर के साथ रहना होगा। तो इज इट ओके टू ब्रेस्ट फीड उस समय, व्हाट डू यू सजेस्ट, क्योंकि ये तो शुरू से कहा जाता रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप करता है, इट्स वेरी इसेंशियल। तो ऐसे में जबकि बच्चे में कोविड सिम्टम्स हैं, और इमेजिन अगर माँ में भी कोविड सिम्टम्स हैं, तो कैन शी ब्रेस्ट फीड? या फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ पहले, जो अगर आपको रूटीन वैक्सीनेशन जो है वो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप स्टिल, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोविड तो एक ठीक है आपने जो दिखने वाला बीमारी है, लेकिन नहीं दिखने वाले अभी भी काफी सारे आई वुड से काइंड ऑफ बीमारियां है जो और भी खतरनाक है, जानलेवा है। और स्पेशली प्राइमरी वैक्सीनेशन जो हम लोग बोलते हैं, जो फर्स्ट 3 वैक्सीनेशन है, 1.5 महीना 2.5 महीना 3.5 महीना, फिर मिजल्स वैक्सीनेशन, फ्लू वैक्सीनेशन, और जैसे बीमारी का जो आई वुड से काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी रिकमेंड करता है, कंपल्सरी करता है, वो वैक्सीनेट में बिना बाधित, मतलब वी शुड नॉट, आई वुड से अननेसेसरी पोस्टपोन बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसीज हो कि एट होम आपके घर में एक्टिव 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 पेशेंट चल रहा है वाला बात है। बट अदरवाइज अपॉइंटमेंट लेके, और कई सारे जो क्लिनिक्स है या हॉस्पिटल्स है या पीडियाट्रिशियन, हम जो से हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से रूम बना के रखा है वैक्सीनेशन के लिए, और अलग से टाइम देते हैं। तो अपॉइंटमेंट के साथ बोलिए, किसी का कॉन्टैक्ट लेस, या आई वुड से मिनिमम टू मिनिमम कॉन्टैक्ट में वैक्सीनेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो और सबसे इट्स सेफ, इम्पोर्टेंट जहाँ पे, इट्स सेफ टू या वैक्सीनेट। व्हाई नॉट, यस, नो नो इश्यूज अबाउट द रूटीन वैक्सीनेशन। जो वैक्सीनेशन की जरूरत है वो देना ही है। स्पेशली अपने ये अभी के एरा में बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां हैं जो उभर के आ रही है बिकॉज ऑफ पीपल आर नॉट गिविंग द वैक्सीनेशन टू देम। फ्रैंकली मिजल्स काफी फिर से बढ़ रहा है, टाइफाइड के पेशेंट्स आ रहे हैं, फिर से निमोनिया अपराइज हो रहा है, बिकॉज प्राइमरी वैक्सीनेशन जितना लेट होगा उतना बच्चा ससेप्टेबल रहेगा इन्फेक्शन के लिए, और उससे ज्यादा बीमारियां हो सकती है बच्चों में। तो ये आपका जो प्राइमरी वैक्सीनेशन है वो जरूर करवा लेना चाहिए। जहाँ पे थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, मे बी 5th ईयर का वैक्सीनेशन हो, जो हम लोग 2 महीना 3 महीना थोड़ा पोस्टपोन कर
सकते हैं, या थोड़ा सा लेट देंगे तो कोई इशू नहीं, बिकॉज उसका टाइम गैप काफी है, 4:30 से लेकर 5:30 तक आप दे सकते हैं। ऐसी कंडीशन में ठीक है, हम लोग मानते हैं कि चलो भाई इसको थोड़ा सा लेट देंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्राइमरी वैक्सीनेशन तो बिल्कुल लेट नहीं करना चाहिए। विद ड्यू प्रिकॉशंस वी कैन टेक द वैक्सीनेशन। तो प्राइमरी वैक्सीनेशन कहाँ से कहाँ तक होता है? जीरो जनरली डे बर्थ टू? से जैसे हम लोग, हाँ जी, जीरो जो रहता है वो बीसीजी हेपेटाइटिस बी है और ओरल पोलियो रहता है। 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने में हम लोग जो बोलते हैं इसको ट्रिपल वैक्सीनेशन प्लस निमोनिया वैक्सीनेशन प्लस रोटा वायरस वैक्सीनेशन आता है। फिर 6 मंथ 7 मंथ्स पे फ्लू वैक्सीनेशन आता है। 9 मंथ्स पे मिजल्स जो वैक्सीनेशन है, एमएमआर वैक्सीनेशन प्लस टाइफाइड आता है। और 1 साल के बाद जैसे 15 महीना और 18 महीने पे एमएमआर और डीपीटी फिर से उसका बूस्टर डोज विद निमोनिया का। ये जो प्राइमरी वैक्सीनेशन है ये शेड्यूल के हिसाब से करना चाहिए। सो और आफ्टर सेकंड, लेट्स से 2 years थोड़ा डिले हुआ तो चलता है? चलता है, लेकिन जो प्राइमरी वैक्सीन को डिलीट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर हाँ जो बच्चा 2.5 साल के उसको एक भी वैक्सीनेशन नहीं मिला अभी तक बिकॉज ऑफ कोविड टाइम, बिकॉज अभी तो 1-1 साल का पेंडिंग है मैडम। इस मैडम सो चिल्ड्रन आर पेरेंट्स आर गेटिंग पैनिक कि अभी इसको निकालना नहीं है। बट वो क्या होगा, उसके कारण जो बीमारियां हैं वो दूसरी भी बीमारियां जो आने की संभावना है, और वो भी हम लोग अननेसेसरी उसके मतलब एक शिकार बन सकते हैं। स्पेशली जैसे लोग अभी डर रहे हैं कि भाई कहीं पोलियो वापस तो नहीं है इंडिया में, बिकॉज पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव ऑलमोस्ट बंद हो रहा है, बिकॉज सब जो मेडिक्स है, पैरामेडिक्स है, अभी सभी इसी में घुसे हैं। कोविड वैक्सीनेशन बोले है, कोविड केयर में है। तो हेल्थ केयर जो गवर्नमेंट के पास जो था अभी वैक्सीनेशन बचाने, तो वहां पे वैक्सीनेशन भी काफी डिले या बंद ही है ऑलमोस्ट, तो उसके कारण भी बीमारियां ज्यादा बढ़ सकती है। तो आप देखते हैं कि क्या पोलियो वापस आ सकता है इंडिया में इस नहीं, इसकी मतलब वजह मेरा से? कहने का मतलब है जो जो गई बीमारियां हैं अगर उसमें हम लोग अगर पाबंदी ना रखें तो दोबारा आने का डर रहता ही है, क्यों नहीं? बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन वी आर डूइंग वैक्सीनेशन रेगुलरली वी कुड अचीव द कंट्रोल, बट अभी हो नहीं पा रहा है बिकॉज हेल्थ केयर कितना मतलब लोग भी जो गवर्नमेंट लोग हैं उनका भी काम इतना बढ़ गया है कोविड के कारण, तो उनका जो रूटीन जो वैक्सीनेशन था वो भी हैम्पर हो रहा है। तो ये थोड़ा अपने लिए, देश के लिए या सबके लिए चिंताजनक बात है कि ऐसा ना हो कि भाई एक बीमारी के पीछे और दूसरी 2 बीमारी लग जाए। अच्छा, अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन अबाउट द ब्रेस्ट हाँ जी, फीडिंग ब्रेस्ट एंड द फीडिंग का ब्रेस्ट मैं आपको मिल्किंग। एक बोलना चाहूंगा कि कोविड पॉजिटिव मदर को भी बेबी अगर डिलीवर होता है तो माँ ने मास्क पहन के सैनिटाइजर करके बच्चे को फीडिंग करा सकते हैं। मदर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है एक्सेप्ट इफ द मदर इज इन द आईसीयू। ओके, अदरवाइज शी कैन ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड वेरी वेल विद ड्यू प्रिकॉशंस। इवन अगर घर में बच्चा 6 महीने का है और उसको फीवर है, सपोज इन केस, तभी माँ को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, लेकिन मास्क उसको पहनना है, माँ को पहनना है। बच्चे ने पहना तो ठीक है, पर मास्क तो पहना ही है विद सैनिटाइजर एंड ऑल वॉट एवर प्रिकॉशंस वी टेक, व्हाट इज कॉल्ड एज ए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये जो फॉलो करके आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक चीज मतलब, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में सारी मदर्स पजल्ड हैं कि और डरी भी हुई है कि एक तो जो बोलते हैं कि डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, या फिर 2 फीट 2 गज की दूरी बना के रखें बिटवीन द टू पीपल बिकॉज इट कैन ट्रैवल इन द एयर, एंड ये तो सेकेंड वेव ऐसा बोल रहा है कि इट कैन ऑल्सो स्टे इन द एयर। तो इसमें मदर और Yes. चाइल्ड के बीच में तो डिस्टेंस नहीं रह सकता है। तो एज अ पीडियाट्रिशियन would you suggest कि rather than breastfeeding can mothers switch to express milk या फिर formula milk? Is that okay? फॉर्मूला मिल्क तो जनरली 6 मंथ्स के पहले तो अवॉइड ही है, बिकॉज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है 6 मंथ्स तक होनी ही चाहिए। लेकिन जहाँ पे जरूरत है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि कोई सर्टन सिचुएशन ही है जहाँ पे हम लोग फीडिंग डायरेक्टली नहीं कर सकते, स्पेशली अगर मदर बहुत ज्यादा सिक लुकिंग है, सिक हो गई है, या बच्चा ज्यादा सिक है जैसे एनआईसीयू में। बाकी कहीं पे भी आप ये दोनों वेज है, इधर एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क और डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क, दोनों भी ऑप्शन सही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर बच्चा बड़ा है जैसे 6-8 महीने का बच्चा है और उसके हिसाब से आप करना चाहते हैं कि जहाँ तो आप फीडिंग जैसे एक्सप्रेस मिल्क करा के अगर मदर, Top बिकॉज feed. देखिए टॉप फीडिंग का, लेकिन यूजुअली बाय एंड बच्चों में अगर इन्फेक्शन का है और बच्चा और माँ अलग ही नहीं हो सकता, लेकिन माँ को प्रिकॉशन लेके आप फीडिंग वगैरह सब कुछ जो कर सकते हैं नॉर्मली जो करते हैं, इसके लिए उसको कोई डरने की बात नहीं है। और सपोज एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल, 9 मंथ्स का बच्चा है, कोविड पॉजिटिव है, तो माँ उसको नहीं छोड़ के जाने वाली है, इट शुड नॉट।
और उसको टेक केयर कौन करेगा? माँ ही करेगी। लेकिन माँ को क्या करना है ऐसे टाइम पे? उसके प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे मास्क पहनना है, 95 मास्क पहनना है, हैंड और सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है बच्चे को। जैसे अभी एक्सपोजर तो होता ही नहीं, ऐसा नहीं है, बट अभी का वेव अभी भी मैं मानता हूँ कि अडल्ट से ही बच्चों में, अभी तक बच्चों में अडल्ट से उतना वेव नहीं है। तो लेकिन ये जो थ्योरी है डॉक्टर, आई एम श्योर आप मेडिकल फील्ड से आते हैं, तो देवी शेट्टी से लेके बहुत सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव भी आएगा, और थर्ड वेव में वायरस मोस्ट प्रोबेबली अपना होस्ट चेंज करेगा। पहले वेव में जैसे कि 60+ लोगों को टारगेट ज्यादा हुए, उसके बाद लोग जो अभी जो है वो यंग लोग, युवा लोग इस पे इसके टारगेट पे आए। तो थर्ड वेव में शायद बच्चे सबसे बड़े प्रिडोमिनेटली टारगेट होंगे। तो उसमें आप इस थ्योरी पे कितना बिलीव करते हैं? क्योंकि ये एक तरह का हड़कंप मचा हुआ है सारी माओं के बीच में और पेरेंट्स के बीच में, यहाँ तक कि डॉक्टर्स के बीच में भी, कि क्या हमें बाहर जाना चाहिए, क्योंकि जब वो बाहर जाके घर में आते हैं तो ऑफ कोर्स वो एक इन्फेक्शन घर में लाने के का भी चांसेस, एसिम्प्टोमेटिक होके भी इन्फेक्शन लाने के चांसेस है उनके भी। तो वो और जब हम बड़े लोगों के लिए तैयार नहीं है, आज जो स्थिति है, तो छोटे बच्चों के लिए जब ये अगर ऐसा होता है तो हम कैसे तैयार होंगे? गिवन द फैक्ट कि हम छोटे बच्चों को तो अगर भगवान ना करे, पर अगर ऐसी कोई क्रिटिकल होती है उनकी तबीयत, तो उसमें आप उनको अकेला नहीं छोड़ सकते, उसमें उनके एक ना एक पेरेंट्स को रहना होगा। तो उसमें जब हम वैक्सीन की इतनी किल्लत है, और बच्चों के लिए तो अभी ट्रायल शुरू ही हुए हैं, कि वो कब तक आएंगे इसका कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। तो इस थ्योरी में कितना दम है? व्हाट डू यू थिंक एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी, व्हाट डू यू थिंक कि क्या थर्ड वेव आएगा, क्या बच्चे इसके शिकार हो सकते हैं? प्रेडिक्शन जो है वो जनरली आई वुड से वेस्टर्न डाटा के ऊपर आया है बेसिकली, बिकॉज ब्राजील में, यूएस में, यूके में जो चीज हुई है उससे हिसाब से व्हाट दे आर थिंकिंग। जैसे इंडिया में उन्होंने एक्चुअली प्रेडिक्ट तो किया था जनवरी में कि सेकंड में आएगा, बट हम लोग रिलैक्स हो गए थे और उसका भुगतान हमको ही करना पड़ा, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो वैसा ही कंडीशन थर्ड वे का उन्होंने प्रेडिक्ट किया है। बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये सिर्फ बच्चे अफेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है। वो तो थर्ड वेव में सभी लोग, लेकिन प्रॉब्लम तब तक क्या होगा, मोस्टली कई सारे अडल्ट जो वैक्सीनेटेड रहेंगे, उसी कारण जो संख्या है उनकी जो है, जो अडल्ट की है, मोर देन 45 तो ऑलमोस्ट हो जाएंगे, और 18 to 45 का भी सरकार तो प्रयत्न कर रही है कि उनका भी वैक्सीनेशन हो जाए। तो रहे कौन से फिर लेस देन 18 ईयर्स वाले, जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर नॉट बीइंग वैक्सीनेटेड और दे आर नॉट एबल टू गेट वैक्सीन बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर नाउ। बट उसमें से काफी आई वुड से 10-20% तो अभी इन्फेक्टेड हो गए, तो उनको भी एक इम्यूनिटी जैसा मिलेगा। बट प्रॉब्लम ऐसा होता है कि अभी जो नए इन्फेक्शन होंगे तो उसका रेट एज कम्पेयर टू अडल्ट बच्चों में ज्यादा होगा, ये डेफिनेटली नोन है। बट प्रॉब्लम उससे हम लोग को डरने से ज्यादा उसका प्रिपरेशन के ऊपर भर देना चाहिए। बिकॉज हम लोग का अभी क्या कंडीशन है, जैसे अगर हम लोग अगर सोचते थे कि भाई इतना ऑक्सीजन लग सकता है तो ऑक्सीजन प्लांट बनाए या ऑक्सीजन का मात्रा ऐसे उपलब्ध करे, ऐसी कंडीशन आज भी हम लोग थर्ड वेव के प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं। स्पेशली अपने यहाँ पे एक प्रॉब्लम तीन ही जगह पे आता है पीडियाट्रिक में। एक तो अस्पताल जो पीडियाट्रिक डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स कम है। सेकंड, अस्पताल में पीडियाट्रिक एनआईसीयू और पीआईसीयू जो क्रिटिकल यूनिट्स है वो भी काफी कम है। और थर्ड है ऐसे एक्सपर्ट्स जो रहते हैं वो भी पीडियाट्रिक के वो काफी कम है। तो ऐसी तादादें जो अगर बढ़ा देंगे तो थर्ड वेव का भी हम लोग सामना कर सकते हैं अच्छे से। और ऐसा नहीं कि उसके लिए हम लोग को बहुत ज्यादा अभी चिंतित होने की जरूरत है। वी शुड नॉट वरी कि भी मेरे बच्चे का क्या होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क जो पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है, उससे अच्छा मैं ऐसा उनको बोलूंगा कि आप आपके बच्चे के कैसे अगर नीटली उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाएंगे तो ये वेव भी हम लोग टाइड ओवर कर सकते हैं और मे भी अवॉइड भी कर सकते हैं। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको बच्चों को जैसे बच्चे, बच्चों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाना बहुत बढ़िया नहीं जरूर बड़ा जरूर, ये तो टास्क है। डिफिकल्ट आपने बात कर, लेकिन हो सकता है। क्योंकि अभी क्या है ना, ये जो सेकंड वेव में हमने बात देखी है कि बच्चे जो है अभी काफी सारे ये जो न्यूज और इसके कारण ये काफी दे हैव बिकम सेंसिटिव बेसिकली अबाउट दिस इशू, एंड मोस्ट ऑफ दे आर आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन। पहले क्या होता था, पेरेंट्स हम लोग को क्वेश्चन पूछते थे ओपीडी में, अभी बच्चे हमको क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे मम्मी पापा का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम लोगं ने इज क्या इट करना।
Yeah. So this is a fact because 5 to 7 or 5 to 8 years of children who can understand कि what is happening. दादाजी का देहांत हो गया, घर में किसी को आंटी का देहांत हो गया, किसी का कुछ हो गया, ये जो न्यूज है वो उनके पास भी पहुंच रही है। ऐसा नहीं कि डीफ एंड म्यूट है, नहीं, उनको भी समझ में आ रहा है कि ये कुछ तो कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण काफी सारे, मतलब एक ही घर नहीं, आज बाजू वाले घर में, नेबर्स के, किसी के और घर में या उसके फ्रेंड सर्कल में किसी न किसी को ये जो न्यूज है वो तो आती रहे। इसका मतलब क्या है कि एपिडेमिक या जो पैंडेमिक है उसके बारे में उनको भी सेंसिटाइजेशन काफी आ चुका है। तो मे भी थोड़ा सा आई वुड से कि लेस देन 2 years of those are not able to understand anything, but after 2 years of it, definitely if you them मतलब make them aware about the, they will definitely follow. In fact बड़ों से ज्यादा बच्चे फॉलो करेंगे क्योंकि बड़ों नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रॉब्लम सहन कर रहा है। जो हम लोग कोई इडियट बोलते हैं, कोई इडियट्स बोल रहे हैं जिसके कारण हम लोग को दिक्कतें होती है, उनसे नहीं होगी, बिकॉज दे आर मोर receptive to the parents, teachers and doctors. ओके डॉक्टर, एक और बात बहुत सारी जगह चल रही है, वो ये है कि क्योंकि बच्चों को घर में बंद रखा गया है और काफी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 2 साल होने जा रहा है, 1.5 साल से ज्यादा हो गया एक्चुअली, जब बच्चों, कुछ बच्चों ने तो शायद बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। तो ऐसे में और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पहले स्कूल जाते थे, अपने फ्रेंड से मिलते थे और एक उनका सोशल सर्कल था जिससे वो सीखते थे वगैरह, और उससे जो बड़े बच्चे थे उनका भी स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद हो गया, एवरीथिंग इज शट। तो उस स्टेट में एक ये है कि क्या बच्चों को स्ट्रेस हो सकता है या हो रहा है, या ये उनके साइकोलॉजी को अफेक्ट करेगा या फिर उनके ग्रोथ को अफेक्ट करेगा आगे चल के, या फिर व्हाट काइंड ऑफ पीक पर्सन दे विल बी, ये यहाँ से अफेक्ट हो जा होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और व्हाट अ पेरेंट कैन डू टू 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 डू इट अवे, टू गेट इट डन, मतलब एक पेरेंट के हिसाब से माता पिता क्या कर सकते हैं जो बच्चे किसी तरह से मेंटल स्ट्रेस में नहीं आए। नहीं, डेफिनेटली आपने जो अभी जो इशू जो उठा है ये सबसे आई वुड से ज्यादा मतलब बीमारी से ज्यादा बड़ी बीमारी मानसिक रोग है जिसको हम लोग साइको सोशल स्ट्रेस बोलते हैं। और ये साइको सोशल स्ट्रेस पेरेंट्स में तो पहले दिख रहा था, बिकॉज लॉकडाउन में उनको पहले ज्यादा प्रॉब्लम था कि हमारे बिजनेस का क्या होगा या हमारे धंधे का क्या होगा या हमारी नौकरियों का क्या होगा, हम लोग गंवा सकते हैं, ये जो स्ट्रेस पहले पेरेंट्स के ऊपर था। और सेकंड उसके बाद जो लॉकडाउन कंटिन्यू हुआ तो बच्चों का खेलना कूदना बंद हो गया, बाहर जाना बंद हो गया, स्कूलें बंद हो गई। तो उसके कारण बच्चों में जो है एक प्रकार का हम लोग जो बोलते हैं ना कि फीलिंग डूम, जैसे कि क्या अभी अपने आगे अपना फ्यूचर का अनसर्टनिटी जो दिख रहा है बेसिकली। जैसे कि 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो बोलेगा अरे मेरा एग्जाम ही नहीं है तो मुझे मेरा क्या होगा आगे। ये जो अनसर्टनिटी है, इसके लिए, इसका जो मुकाबला करने के लिए इनको थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाना, पॉजिटिव होप दिखाना, पॉजिटिव रे ऑफ होप दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये जो है ये सब टाइम बीइंग है, मतलब इट इज नॉट परमानेंट। तो ये जैसे चेंज होगा, जैसे अगर हम लोग पहले भी सुनते आ रहे हैं कि 1918 का जो एपिडेमिक था 2 साल चला 3 साल चला, फिर 1956 पर 2 साल 3 साल चला, 2009 का भी चला। तो ये भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है कि 2 साल चले, तो उनको एक ही पॉजिटिव होप देना है कि ये भी थोड़ा टाइम बाउंड है, ये भी निकल जाएगा। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है कि हर चीज में, जैसे अभी हम लोग खुद ही यहाँ पे अभी बॉम्बे के साइड में है, तो ताऊ को तो जो साइक्लोन चल रहा है उसी को फेस कर रहे हैं, सब लोग घर में बैठे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली साइक्लोन किसी के ऊपर भी जैसे बिजली चमक के गिर सकता है। तो अपने को पता है कि पहले से एक हम लोग को एज ए इंडियंस वी आर लिटिल बिट आई वुड से काइंड ऑफ प्रिपेयर फॉर द कि थोड़े दिन तक थे कि भाई घर पे है तो कोई नुकसान नहीं होने वाला अपना, हम लोग का अगर जान बचा लेंगे इस बार तो एक बार और हम लोग आगे से फाइट करेंगे, नई दुनिया अपना बसा सकते हैं, नया नया चीज हम लोग उभर के दिखा सकते हैं। तो इससे बच्चों में जो होप है उनको पैदा करना जरूरी है कि भाई तुम्हारा अभी स्कूल बंद है लेकिन आप कांटेक्ट में रहिए आपके फ्रेंड्स के, बातें करते हैं उनसे, आपके न्यू जो गेम्स है आप नया कुछ सीखना चाहते हो सीखिए। अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह उनको एंगेज करना जरूरी है। क्या है, एक साइकेट्री का मूल मंत्र क्या है कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सामने क्या है तो अपना मन डाइवर्ट कर लीजिएगा। तो डाइवर्जन थेरेपी जो है पहले से सिखाते हैं, तो आपका स्ट्रेस जहाँ पे उसको स्ट्रेस को आपको डाइवर्ट करना है। तो डाइवर्ट करने के क्या क्या है अपने पास, पेरेंट्स को सबसे इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व होना जरूरी है। प्रॉब्लम 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 क्या होता है, पेरेंट्स ही खुद ही स्ट्रेस में है,
तो उनको खुद का स्ट्रेस हटा के बच्चों का स्ट्रेस हटाना जरूरी है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हर पेरेंट्स को लगता है भाई मेरे इतने प्रॉब्लम है, तुम हमको हमारे प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ा रहे हो? नहीं, आपके प्रॉब्लम्स हम लोग नहीं बढ़ाना चाहते, आपके बच्चे के प्रॉब्लम्स कम करना चाहते हैं। बिकॉज आपके बच्चे के प्रॉब्लम्स अगर कम होंगे तो आपके प्रॉब्लम कम होंगे आगे जाके। तो आपको दैट्स सो ट्रू। टाइम निकाल के उसके साथ, क्योंकि 6 घंटा आपका जब ड्यूटी आवर्स है तो 7वें घंटे में आपको उसके साथ रहना है, उसके साथ खेलना है, उसके साथ जो नॉर्मल चीजें वो नीचे बाहर करता था वो सब चीजें करनी है। भले आप इंडोर गेम खेलिए या कुछ उसके साथ बातें करिए, उसको कुछ अच्छा सिखाइए। अभी तो मैं तो ये सोचता हूँ कि ये लॉकडाउन ऐसा पीरियड है जहाँ पे पेरेंट्स इसका फायदा उठा के आपके बच्चे को सही परवरिश कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास अभी टाइम है। पहले डॉक्टर, टाइम नहीं मुझे था, मुझे ट्रैवलिंग में। मु, हाँ, मुझे एक व्यूअर का ये आया था पहले, और इसी, क्योंकि इस टॉपिक को मैंने बोला था कि मैं बात करूंगी, तो उनके उनके पास एक पिक्यूलियर प्रॉब्लम है कि जो उनका बच्चा है वो 2 साल तकरीबन है, और वो शायद अकेले रहते रहते वो ज्यादा जिद्दी हो गया है, और वो कभी कभी अपने मतलब वो दूसरे को काट खाता है, बाल नोचता है वगैरह, और कभी-कभी तो वो खुद को भी दाँत काट लेता है। तो इससे वो ये उनका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि क्या ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या फिर ये नॉर्मल है कि बच्चे जब इरिटेट होते नहीं, हैं तो इसको हम खुद लोग स्ट्रेस खुद को भी। रिस्पॉन्स बोलते हैं ओके। मैम। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। एक्चुअली क्या है ना, जो इंटरनल स्ट्रेस बच्चों के इसमें है, बिकॉज यूजुअली आप अगर देखेंगे हम लोग को प्रॉब्लम जो अभी दिख रहा है एज ए ओपीडी, मैं एक बात करना चाहूंगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है वो मतलब डिलीड स्पीच। क्योंकि हम लोग स्पीच कैसे सीखते हैं, एक दूसरे का लिप रीडिंग देख के, जो कि ह्यूमन बींग्स है हम लोग। जैसे अगर गाय गाय से बात करती है, या भैंस भैंस से, या चिमनी या स्पैरो स्पैरो से, या एनिमल एनिमल से, उस पर स्पीच जो है वो हम लोग लिप रीडिंग से सीखते हैं। तो 7 साल का बच्चा 7 लैंग्वेज भी सीख सकता है लिप रीडिंग से, लेकिन वो लिप रीडिंग ही गायब हो गई बिकॉज एवरीबॉडी इज वेयरिंग द मास्क। ओके, बट ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो वाओ। मतलब डिलीट स्पीच हम लोग देखते हैं। तो डिलीट ओके। स्पीच जो है ये अगर आपको रोकना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है सामने सामने उसके जो फेस टू फेस फिर से बात करना चालू करना है पेरेंट्स को। क्योंकि पेरेंट्स घर में है, मानता हूं मैं कि वो अकेले हैं, बट ऐसा नहीं कि वो बात नहीं, उनको टाइम निकाल के करना ही पड़ेगा। बिकॉज ग्रोथ जो बच्चे का वो हैम्पर नहीं होने के लिए अगर कोई अगर उसके लिए कर सकता है, ये दो ही लोग कर सकते हैं, माता और पिता। ओके, ये तो दो ये लोग, जो अपने ग्रैंड आप को पेरेंट्स। तो ये जो अपने आप को चोट पहुंचाने की जो मतलब नहीं, उनकी ये जो है स्ट्रेस टेंडेंसी है। रिस्पॉन्स, उसका इसका सॉल्यूशन जो है ना, इसका सॉल्यूशन जैसे जो मतलब जो सिस्टर ने मुझे एक मैसेज, ये जो क्वेश्चन पूछा है, सॉल्यूशन मैं इतना बताना चाहूंगा उनको कि ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स है मैडम। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली बॉडी का उनका जो हाइपर एक्टिविटी बोलिए, या उनका जो चैनलाइज जो उनका एनर्जी है वो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज दे आर टू मच एनर्जाइज। मतलब आप अगर एक 5 साल का या 4 साल का बच्चा रहे, उसको दिन भर दौड़ना है, उसको खाना नहीं खाना है, उसको उसका अगर जितना मिलेगा उसमें वो 2-4 गुना ज्यादा दौड़ लेगा, खेल लेगा, सब कुछ कर लेगा। लेकिन ये एनर्जी यूटिलाइज या चैनलाइज करने के लिए अभी सोर्स नहीं है जो उसको पहले था। अंडरस्टैंड, जब लॉकडाउन नहीं था तो अभी है नहीं, तो क्या करना है आपको, चैनलाइज करना है उसको। घर पे ही बोलिए, या मे बी सोसाइटी ग्राउंड में जहाँ पे वो ज्यादा बाहर न जाए, जिसके कांटेक्ट में कम रहे, बट करना है। तो आपको टाइम निकाल के भले उसको थोड़ा सा नीचे लेके जाके ऐसे जिसके जो गेम्स खेले जिसके कारण वो थके, ही प्लेज, ही स्वेट्स, अगर वो करेगा तो ये सब चीजें जो आपको जो बोल रहेगा, आपको ये जो काटना है या ये सब चीजें है, ये जो आप अपने आप सब चली जाएगी। बिकॉज ये जो टाइम मिल रहा है उसको, जो मतलब जो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, उसके ये सब साइड इफेक्ट है। तो आप अगर टाइम यूटिलाइज करेंगे तो ये अपने आप सब निकल जाएगा। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि कोई एक ऐसा जो गोल्डन एडवाइस आप देना चाहते हैं पेरेंट्स को, या फिर जो बच्चे, आजकल तो बच्चों को भी डिजिटल एक्सेस है, तो अगर वो भी सुन रहे हैं तो उनको भी, या फिर जो रिलेटिव्स हैं बच्चों के, जो भी हमारे व्यूअर, जब ये सेशन लाइव होगा, तो उसको क्या गोल्डन एडवाइस देना चाहेंगे एज अ पीडियाट्रिक की क्या करना चाहिए, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट वन शुड फोकस ऑन। और आप ये भी बताइए कि क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा मुझे क्वेश्चंस आए थे कि हाउ टू बिल्ड इम्यूनिटी, माँ क्या खिलाए कि बच्चों को कोविड नहीं हो। तो वो देखिए, एक सबसे इसका तो सिंपल सिंपल मैं इलाज मतलब एक ही आंसर बोलूंगा कि इम्यूनिटी डजंट मैटर हियर, बिकॉज इम्यूनिटी इज देयर फॉर चिल्ड्रन, दैट्स व्हाई दे आर स्पेयर्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सो मच ऑफ
COVID was there last week wave also. This year, children has got spared because of their immunity. So definitely with normal healthy diet, वेल बैलेंस्ड डाइट, ये वर्ड जो है बैलेंस डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये है तो आपको कोई सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है. ओके, एक 100 years पहले हम लोग कोई ऐसे विटामिन सी अलग से नहीं खाते थे जिससे कारण हमारी इम्यूनिटी बढ़े. हम लोग खाना ही खाते थे जो वेल बैलेंस था. ओके, लोगों को मन एक हमेशा सिखाते कि भाई चलो भाई खाना होने के बाद ऑरेंज खा लो एक बेटा. क्यों खा लो? क्योंकि विटामिन सी है, दैट विल ऑब्जॉर्ब आयरन, दैट विल ऑब्जॉर्ब कैल्शियम, एवरीथिंग विल बी गेट इनसाइड द बॉडी. ये लोगों को पहले से पता था. तो वेल बैलेंस डाइट ही रखना है. ऐसे कोई हंकी पैंकी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेके इम्यूनिटी नहीं बढ़ता है. ओके, बट ओनली थिंग इज आई वुड से जो स्पेशली क्या हो रहा है कि जो पिकी ईटर्स है, मे बी थोड़ा सा काइंड ऑफ malnourished children है, definitely we should supplement them with the kind of a nutrition, micronutrient बोलूंगा मैं rather than nutrients, because that deficiency we don't understand from outside. स्पेशली आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी है, विटामिन सी है, ये सब चीजें जरूरी है. बट डेफिनेटली एक कॉशन मैं आपको दूंगा विटामिन डी के बारे में. आप कभी भी याद रखिए जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, इनका एक्सेस इस्तेमाल करना बॉडी के लिए हार्मफुल है. तो फैट सोल्यूबल विटामिन क्या आपके 4 है. विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन के है. तो उसमें से जो विटामिन डी और विटामिन ए आपको फ्रीली अवेलेबल रहता है. अंडरस्टैंड? विटामिन ए तो लोगों को पता नहीं अभी तक, लकीली टचवुड, वो अच्छी बात है. बट विटामिन ए इजीली अवेलेबल है कैप्सूल के फॉर्म में. और आप फिश ऑयल वगैरह आप पता ही होगा आपको जो मिलते हैं विटामिन ए के कैप्सूल से. विटामिन डी के दवाई तो इतने सारे मार्केट में है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक एक 5-5 ml के बॉटल में 60,000 यूनिट्स विटामिन डी है. नॉर्मल बॉडी का रिक्वायरमेंट में से एक नॉर्मल चाइल्ड के लिए, अडल्ट के लिए 1000 यूनिट पर डे है. 1000 यूनिट पर डे. और वही बच्चा हफ्ते हफ्ते में 60,000 यूनिट अगर खा रहा है विटामिन डी, तो डेफिनेटली 3-4 डोज या 5-6 डोज के बाद उसको विटामिन टॉक्सिटी हो सकता है. तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी लार्ज अमाउंट में विटामिन खा रहे हैं, तो आप डॉक्टर्स की सलाह के बगैर मत खाइए, बिकॉज दैट विल क्रिएट अनदर पैंडेमिक ऑफ विटामिन डी टॉक्सिसिटी, जो हम लोग को नोटिस भी नहीं होगा, बिकॉज जब सबका टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा. तो ऐसा नहीं होने दीजिए. आपको सप्लीमेंट्स जो नॉर्मल विटामिन से ठीक है, जैसे मल्टीविटामिन मिनरल जो बाजार में मिलते हैं, लेकिन कोई हंकी पैंकी हाई डोज ऑफ विटामिन आपको नहीं लेनी है विदाउट एडवाइस, डॉक्टर्स एडवाइस. अगर जिसको डिफिशिएंट है उसको ठीक है, बट विदाउट एडवाइस नहीं. उसको कोई भी मतलब कोई ऐसा प्लस पॉइंट नहीं है उसमें. और स्टडीज हुई है, दिल्ली में हुई है. हमारे एक फ्रेंड है डॉक्टर गणेश जेवलीकर, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है मेदांता में, मेडिसिटी मेदांता. ही हैज डन द स्टडी. देयर इज नो एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इन कोविड, इन चिल्ड्रन आल्सो, इन एडल्ट्स आल्सो. जो डिफिशिएंट है ओके। उनको डिफिशियंसी भर के निकलेगी, बट अलग से कोई उसका प्लस मिलने वाला नहीं है आपको. इनफैक्ट अगर आप यही ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा आगे जाके. तो वैसे चीजें मत करिए. और मैं एक ही मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, या मेरा एक जस्ट मैं जैसे फॉलो करता हूँ और मेरे वाइफ से मैंने सीखा है, फ्रैंकली स्पीकिंग. ये तो क्योंकि शी इज आल्सो फिटनेस ट्रेनर एंड शी इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ एक मेरा सपोर्ट है. तो वो एक ही चीज बोलती है कि हर दिन को एक दिन के जैसा ले लीजिए. हर दिन को अभी जो है एक दिन का जैसे लीजिए. कल के ना सोचिए, ना कल का ना सोचिए. सिर्फ आज कैसे जीना यही सोचिए, और वो भी पॉजिटिव माइंड से. वेरी पॉजिटिव माइंड नाइस। मतलब क्या होता है कि आपका जो दिन है, ये आप कैसे पॉजिटिव, ये नहीं सोचना कि ये आंटी चली गई है उसका क्या होगा, वो वेंटिलेटर पे है, उसको दवा नहीं मिले. वो सब चीजें तो होने वाली है, सबके लाइफ में है. वो हम लोग भी नहीं स्पेयर कर पाए, ना कोई और स्पेयर कर पाएगा. बिकॉज ये अभी के घड़ी में हर घर में, मैं सोच सकता हूँ कि किसी न किसी घर में मतलब दे या हुई है, नहीं ऐसा नहीं है. बट ये जो पॉजिटिव होप से अगर हम लोग जिएंगे कि भाई चलो ये भी निकल जाएगा. लोगों ने एक सिंपल सा लॉजिक है कि भगवान राम अगर 14 साल वनवास करके अगर बाहर आके फिर से राजा बन सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं. तो ये अपने को तो 1-2 साल ही निकालने हैं, ज्यादा नहीं. और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये पॉजिटिव होप से अगर हम लोग सबको लेके साथ में चलेंगे, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, क्योंकि हमारा अभी तक एंगल तो बूढ़ों मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनके ऊपर गए, उनको तो लगता है कि मेरा कल मैं निकल जाऊंगा दुनिया से, मेरा अभी नहीं रहा टाइम. मतलब उनके तो इतने मन में फेर बैठ गया बिकॉज कोविड के. उनके तो एक अगर 10 वाला ग्रुप है तो उसके 2 लोग चले गए, 5 लोग चले गए, इतने लोग. जो ज्येष्ठ नागरिक बोलते हैं हमारे मुंबई में, जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो काफी जा रहा है. तो उनके मन में तो ज्यादा फेयर है, ज्यादा फेयर है. बट उनको भी पॉजिटिव है. अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट व्यूअर से
खुद को भी बचा सकते हैं और दूसरे को भी बचा सकते हैं। और एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जितना हेल्प आप दूसरे को करेंगे उतना पॉजिटिव माइंड आपके मन में आएगा। That is जो true. पॉजिटिव माइंड ये खरीद नहीं सकते हम लोग, और कोई दवा से नहीं ला सकते। इसको हम लोग सिर्फ दूसरों को दे के ला सकते हैं, दूसरों को हेल्प कर सकते। बाजू वाला है आपसे हेल्प मांग रहा है, लेकिन चलो भाई उसको घर में कोविड है, मैं हेल्प नहीं करूंगा, मुझे कोविड हो जाएगा। लेकिन आप अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका प्रोटेक्शन लेके उसको हेल्प करेंगे तो आगे जाके वो भी आपको हेल्प करेगा। वही पॉजिटिव माइंड है, और दूसरे को साथ लेके चलना यही आज की नीड है ये कोविड टाइम्स की। लवली डॉक्टर, आप पीडियाट्रिशियन नहीं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। आई मीन इट वाज लवली इंटरैक्टिंग विद यू, and thank you so much for giving us the time. And I think if our viewers have any question, so they will I'll give your hospital details etc to them, and they can contact you directly. So thank you so थैंक यू मैम, much. थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for coming on my channel. I mean, thank you so much for all the information that you shared. Thank you. थैंक्स, बाय।